गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मेडिकल क्लासेस। सर देखिए बच्चों, जैसा कि अभी कोविड का फैल रहा है, बाहर इतने सारे केसेस हैं, मुझ पे भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो आप थोड़ा घर में रहिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए, रजाई में रहिए, बीवी के साथ रहिए, क्योंकि सर्दियाँ भी है अभी तो घर में रहने में ही बेनिफिट्स है, क्योंकि राम भक्ति के समक्ष आजकल मोदी भक्ति भी चल रही है। खैर ये सब तो जोक सपाट, आइए हम जानते हैं एंजाइना के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना, ईटियोलॉजी ऑफ एंजाइना, डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरियस, कि कैसे एक डिजीज होती है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि एक डिजीज कैसे हो रही है हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रही है वो डिजीज। तो आइए जानते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, फैट इनके सेवन से। तो आइए जानते हैं, जब ऑब्स्ट्रक्शन हमारी कोरोनरी आर्टरी में कॉज होता है तो हार्ट के पास ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता तो उसकी वजह से एक इस्चीमिया की कंडीशन होती है, जिसका मतलब होता है रिड्यूस ब्लड सप्लाई। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ा बहुत अजीब हो रही है अभी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस्चीमिया की कंडीशन क्रिएट हो गई है, जिस वजह से हमारी जो सेल्स है उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता ढंग से, जिस वजह से एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जिसमें जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। अब ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया, हीमोग्लोबिन वगैरह पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हमारे ब्लड के थ्रू, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है कि CO2 की प्रेजेंस में सेल अपना काम करता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। लैक्टिक एसिड डिनोट करता है पेन को। आपके बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो, सिवाय कहीं और के जहां आप सोच रहे हैं एक ड्यूरिंग किसी कार्य के टाइम, वो दर्द अलग होता है, तो वो दर्द तो कुछ और ही है। वैसे आप लोगों की वजह से होता है वो। वैसे जाने तो हम लैक्टिक एसिड पेन का काम करता है, जिस वजह से एंजाइना की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिस वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया मायोकार्डियम लेयर के पास। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि ब्लड O2 की सप्लाई तो डिक्रीज होगी, बट O2 डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप हुई है। इस्चीमिया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड सप्लाई, जिस वजह से जब ब्लड सप्लाई हमारा कम हो जाएगा हार्ट के पास, तो जो हमारे सेल्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एंजाइना की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब जानते हैं इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि पहला कि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई तो O2 सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। एक एंजाइना का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट कॉमन कॉज। सबसे ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन की वजह से एंजाइना पेक्टोरियस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो फैटी प्लाग होता है, फैटी सब्सटेंस होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है, उनका डिपोजिशन होना किसी भी आर्टरी में या किसी भी ब्लड वेसल्स में। मेनली हम ब्लड वेसल से डिनोट करें तो वही सही रहेगा, तो उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं एक और इसकी ईटियोलॉजी होती है आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि किसी भी वेसल्स में या किसी भी आर्टरी या वीन में स्पाज्म आ जाना, ट्विस्ट हो जाना, वो ट्विस्टिंग हो जाती है, वो मुड़ जाती है या कुछ वैसा होता है मेनली, तो उसे हम आर्टियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बोलते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट पेन होता है, जैसा कि मैंने बताया था चेस्ट पेन लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा है।
एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वो उस वजह से हो रहा है। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है जिस वजह से लिथार्जी की कंडीशन देखने को मिलती है। लिथार्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी में टायर्डनेस दिखाई देती है, थकान दिखाई देती है। डायफोरेसिस दिखाई देता है, स्वेटिंग होती है। डायफोरेसिस का असल मतलब होता है स्वेटिंग, जो पसीना छूटता है वो होता है डायफोरेसिस। तो ये है इसकी इटियोलॉजी। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में 3 चीज़ें हर डिजीज कंडीशन में सेम होती है। पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है हिस्ट्री कलेक्शन, तीसरा होता है वाइटल साइंस। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें बॉडी टायर्ड दिखाई देती है, लिथार्जी की कंडीशन जैसा कि मैंने आपको भी बताया। पेलर बॉडी दिखाई देती है। पेलर मतलब होता है येलो कलर ऑफ अपीयरेंस, बॉडी में येलो कलर। साइनोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। साइनोसिस में क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से होता है। वाइटल साइंस की बात करें, एक और चीज है कि फिजिकल एग्जामिनेशन हमेशा हेड टू टो होता है। वाइटल साइंस की बात करें तो बीपी इंक्रीज दिखता है, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज दिखता है। हम इसमें डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में एंजाइना के केस में जो ईसीजी करते हैं उसमें एसटी सेगमेंट हमें डिप्रेस दिखाई देता है। एसटी सेगमेंट नीचे हो जाता है इस तरीके से। बट वेरिएंट एंजाइना के केस में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड दिखाई देता है, वो अपवर्ड्स दिखाई देता है। हम कार्डिक मार्कर्स भी चेक करते हैं, CK-MB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, LDH। CK-MB होता है केराटिन काइनेज MB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, LDH, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। इसमें मोस्ट जो कॉमन होता है वो CK-MB होता है, जो मोस्ट हम कॉमन चेक करते हैं। मोस्ट कॉमन ये देखते हैं। कार्डिक मार्कर्स असल में डिनोट करते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिनोट प्रॉब्लम, अगर ये दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं तो। डिनोट LDH का लेवल ऐसे चेक किया जाता है कि अगर LDH लेस देन 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। बट यही अगर LDH 1 बाय LDH 2 ग्रेटर देन 1 है तो मतलब कि ये डिनोट करेगा कि कोई प्रॉब्लम हो है हमारे हार्ट में। इनका लेवल्स डिनोट करता है असल में, अगर ये बढ़े हुए या घटे हुए होते हैं तो। TMT टेस्ट करते हैं। TMT टेस्ट असल में एंजाइना का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। टेस्ट होता है, इसे हम असल में स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसमें ट्रेडमिल पे एक पेशेंट को रन करवाया जाता है, रनिंग करवाई जाती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि उसके अंदर पेन है एंजाइना का या नहीं है। एंजियोग्राफी करवाई जाती है। एंजियोग्राफी में असल में ऐसा होता है कि रेडियल या फीमोरियल आर्टरी में हम एक एंडोस्कोप डालते हैं जिस पर डाई लगी हुई होती है। वो असल में जैसे ये एक आर्टरी है, ये यहाँ से आगे सब डिवाइड हो रही है, ये जैसे एंडोस्कोप हमने डाला, अब ये इधर भी चला गया, मतलब यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बट ये इधर नहीं गया ना, तो यहाँ हम मान सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद हम एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में हम एक पेशेंट को एंटीप्लेटलेट्स देते हैं। एंटीप्लेटलेट्स में हम एस्पिरिन और एटोरवास्टिन देते हैं। एंटीजी जैसा कि मैंने बताया था कि एंटीजी वेजोडाइलेटर्स होते हैं, वेसल्स का डायलेशन करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देते हैं जो थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं। अब हम जानते हैं एंजाइना पेक्टोरियस के टाइप्स। इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरह का एंजाइना पेक्टोरियस होता है। पहला होता है स्टेबल एंजाइना, जिसे हम डिमांड एंजाइना और एक्सर्शनल एंजाइना भी बोलते हैं। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना, जिसे हम क्रिसेंडा एंजाइना और प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना बोलते हैं। तीसरा होता है वेरिएंट एंजाइना और प्रिंसमेंटल एंजाइना। चौथा होता है साइलेंट एंजाइना और पांचवा होता है अनकंट्रोल एंजाइना और अनटॉलरेबल एंजाइना। तो हम जानते हैं स्टेबल एंजाइना के बारे में। स्टेबल एंजाइना हैवी वर्कलोड की वजह से होता है, जैसे कि रनिंग,
रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, साइज हो गया, इनकी वजह से स्टेबल एंजाइना होता है। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना, जिसे हम क्रिसेंडा एंजाइना और प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना बोलते हैं। प्री इन्फ्राक्शन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस की कंडीशन कॉज हो जाती है, इसकी कंडीशन कॉज हो जाती, नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाती है, इस वजह से हम इसको प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना बोलते हैं। सबसे डेंजरस कंडीशन होती है ये अनस्टेबल एंजाइना, क्रिसेंडा एंजाइना वाली, क्योंकि यहाँ पे एमआई में डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं बच्चों। यहाँ पे एनटीजी की या रेस्ट देने से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंजाइना पेक्टोरियस में अगर हम रेस्ट प्रोवाइड करा देवे या नाइट्रोग्लिसराइन ड्रग दे देवे जो कि वेसोडाइलेटर्स होते हैं, उसकी वजह से एंजाइना का पेन ठीक हो जाता है। बट अनस्टेबल और क्रिसेंडा की केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देने पड़ते हैं जो कि थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन करते हैं, थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन करते हैं। तीसरा होता है वेरिएंट एंजाइना और प्रिंज मेटल एंजाइना। इसको प्रिंज मेटल एंजाइना इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पाज्म आ जाता है, स्पाज्म आ जाता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी में ट्विस्टिंग आ जाती है जो, और ये ट्विस्टिंग असल में टेंशन ब्लड वेसल्स में, वेसल में टेंशन इंक्रीज होने की वजह से होता है। चौथा होता है साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना को हम गुड एंजाइना भी बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों बोलते हैं इसको गुड एंजाइना। साइलेंट का मतलब है यहाँ पे पेन एब्सेंट होता है बच्चों, पेन जो होता है वो एब्सेंट होता है साइलेंट एंजाइना के केस में, इस वजह से इसको गुड एंजाइना बोला जाता है। इस साइलेंट एंजाइना मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में देखा जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में न्यूरोपैथी चली जाती है, जो हमारे नर्व्स ट्रांसफ़र होते हैं पूरी बॉडी में, वो एक सेंसेशन वाली प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती है, जिस वजह से पेन हम मतलब हमारा ब्रेन पेन सेंस नहीं कर पाता है, इसलिए इसको साइलेंट एंजाइना बोला जाता है और गुड एंजाइना बोला जाता है। अनकंट्रोल और अनटॉलरेबल एंजाइना असल में जीन म्यूटेशन की वजह से आता है, कि जीन में कोई हेर बदल हो गया है, इस वजह से होता है। इसमें असल में होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी कंटिन्यूसली नैरो हो जाती है, जिस वजह से चेस्ट पेन डेवलप होता है, वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है, और सर्जिकल मैनेजमेंट की वजह से उस पेन का हम इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो आइए अब हम एंजाइना पेक्टोरियस के मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट असल में 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट, तीसरा होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पहले मैं सर्जिकल मैनेजमेंट आपको बता चुका हूँ, जैसे कि हम उसमें एंजियोप्लास्टी कराएंगे, प्लास्टी लोकेशन जानने के लिए, और एंजियोग्राफी, ये इसके सर्जिकल मैनेजमेंट थे। एंजियोग्राफी में असल में वही एंडोस्कोप और वो डाल के उस ब्लॉकेज को हटाया जाता है। तो अब हम जानते हैं पहला मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। पहला है पेन, जिसमें पेन की साइट और लोकेशन जानी जाती है, और दूसरा होता है कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है बॉडी की, वो देखते हैं, जो कि पेलर दिखाई देगी। या पेलर मतलब होता है येलो इन अपीयरेंस, येलो अपीयरेंस। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको एग्जाम में 4 लिख के आने हैं, यहाँ 2 ही बताए गए, बट आपको 4 लिख के आने हैं। आपको एक तरह का फॉर्मेट समझाया जा रहा है यहाँ पे कि आपको नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट और एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान ये खुद से बनाने होते हैं। तो आइए हम आपको जानते हैं, आपको बताते हैं, कैसे सिखाते हैं कि कैसे एक डिजीज़ का नर्सिंग मैनेजमेंट बनाया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। जो भी आपकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उस पे आपको एक फैक्टर पे आपको बनाना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अब पेन रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस मैं किस पे कर रहा हूँ, पेन पे।
तो पेन रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, फिर आया गोल टू रिड्यूस पेन। मैंने भाई नर्सिंग डायग्नोसिस मैं पेन पे कर रहा हूँ, तो पेन कम करने के लिए कर रहा हूँ ना, तो उसका मैंने यहाँ लिखा टू रिड्यूस पेन। फिर आया नर्सिंग इंटरवेंशन कि मैं उस पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने असेस द पेन द लोकेशन एंड सीवियरिटी कि पेन किस टाइप का और कहाँ पे है, उसे हम असेस करेंगे। उसके लिए हम उसे क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ उसे एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराई है, फाउलर्स पोजीशन दी, फाउलर्स पोजीशन। एनाल्जेसिक ड्रग्स दिए जो कि प्रिस्क्राइब्ड है बाय फिजिशियन। और डाइवर्जन थेरेपी दी। हम जानते हैं इसका दूसरा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो नर्सिंग मैंने यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस में इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग कार्डिक आउटपुट पे कर रहा हूँ, क्योंकि कार्डिक आउटपुट हमारा डिक्रीज था ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की वजह से। नर्सिंग इंटरवेंशन जिसमें मैंने असेस द पेशेंट रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी। भाई पेशेंट जो है हमारा उसका ड्रग थेरेपी के प्रति क्या रिस्पॉन्स है उस बारे में जानते हैं। तो मैंने उसके लिए पहले उसका बीपी चेक किया। बीपी मैंने आपको बताया था इंक्रीज़ है। हार्ट रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट करेंगे जो कि वो भी इंक्रीज़ है। कंटिन्यूसली हम इन तीनों पे एक नर्स देखेगा, बीपी, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एंजाइना की कंडीशन एंजाइना पेक्टोरियस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।